अभी तक आपने सुना। रूहानी जैसे उससे दूर हुई वैसे ही लाइट आ गई। रूहान ने जब उसका चेहरा पूरी रोशनी में देखा तो एक वक्त के लिए उसकी नज़र थम सी गई रूहानी पर। यही हाल कुछ रूहानी का भी था। उसने भी आखिर पहली बार रूहान सिंह ठाकुर को देखा था। रूहानी ने अपने कदम पीछे किए तो उसकी पायल की आवाज़ एक बार फिर रूहान की धड़कन को बेचैन कर गई। वो उसे देखते हुए कुछ गुस्से में बोला, जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ अभी इसी वक्त। उसके ऐसा कहने पर वो डर के भाग गई। उसके जाते ही रूहान ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब आ गए। रूहानी रूहान के कमरे से चली आई थी, पर रूहानी उसके दिल में कुछ अजीब सा छोड़ गई थी। रूहान ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर रूहान सिंह ठाकुर चीज़ क्या है। इधर रूहानी अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर खुद से बोली, ये तो सच में राक्षस जैसे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। हे कान्हा जी, बचा लेना मुझे। सुबह का वक्त। रूहानी आरती कर सबको प्रसाद दे रही थी। जब वो सुमित्रा जी के पास पहुंची तो सुमित्रा जी ने उसे आंख दिखाकर इशारे में प्रसाद उसके हाथ से लेने को मना कर दिया और खुद अपने हाथ से लड्डू उठा के ले लिया। रूहानी बाकी सबको प्रसाद दे थाल रखने लगी तो जोत में घी डाल रही रूपा से पूछा, रूपा ये छोटे ठाकुर साहब कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। रूपा ने जोत ठीक करते हुए उससे कहा, आपको नहीं पता दीदी, रूहान भैया और भगवान का जन्मों का बैर हो गया है। वो भगवान को नहीं मानते, इसलिए तो वो न कभी किसी मंदिर में जाते हैं और न कभी किसी पूजा में जाते हैं। ये सुनते ही रूहानी उसकी तरफ देखकर बोली, पर ऐसा क्या हुआ है जो वो ऐसे हैं। ये बात कभी जानने की कोशिश मत करना, पर बस एक बात जान लो, खुद आपसे जितना उनसे दूर रहोगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी आपने आते ही उनसे मुसीबत मोल ले ली है। अभी तक तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाना चाहिए था और पता नहीं कैसे रूहान भैया अभी तक शांत हैं। मुझे तो लगता है कि तूफान के आने की पहली वाली खामोशी है। बाप रे, ना जाने क्या होने वाला है। ये बोल रूपा रूहानी को डरा के अपना काम करने लगी। रूहानी उसकी बात सुनकर कल रात की बात याद करने लगी जो रूहान ने उससे कहा था। तभी सुमित्रा जी ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सबको बताना था कि पंडित जी ने फिर से मुहूर्त निकाला है। सलोनी की गोद भराई की फिर से कल का एक बार रखा था तो कुछ मनहूस लोगों की वजह से मुहूर्त खराब हो गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सब कहते हुए उन्होंने रूहानी की तरफ देखा। रूहानी उनकी बात समझ गई थी। सुमित्रा जी की बात सिर्फ रूहानी ही नहीं, इस वक्त वहाँ चेयर पर बैठी सलोनी भी उनकी बात समझ गई थी। सुमित्रा जी की बात सुनकर साची जी ने कहा, चलिए अच्छी बात है, फिर तो तैयारी भी करनी है और लोगों को कहना भी कि कल आए, हमारी बहू की गोद भराई है। ये कहते हुए उन्होंने नौकरों की तरफ देखा और उन्हें समझाने लगी सब। रानी को भी उन्होंने सब समझा दिया था। रूहान भी रेडी होकर नीचे आ गया था। उसने देखा सब काफ़ी खुश थे और रूहानी मंदिर के पास बैठी माला बना रही थी। रूपा उसकी मदद कर रही थी। रूहानी को देखकर रूहान के दिमाग में कोई ख्याल आया। उसने साची जी को देखते हुए उनसे कहा, माँ मुझे मेरे कमरे में रहना तो प्लीज़ उसे तैयार करा दें आज ही, और शाम तक मुझे कमरा ठीक चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए वो नीचे सबके पास आ गया। रूहानी ने उसकी आवाज़ सुनकर भी उसकी तरफ नहीं देखा, वो बस अपने काम में लगी रही। साची जी ने रूहान के ये कहने पर उससे कहा, पर बेटा आज और कल तो कोई खाली नहीं है, आपकी भाभी की गोद भराई है, कल तो सब काम में लगे हैं, वक्त बहुत कम है, तो इसलिए आप 2 दिन रुक जाएं। तो वो इतना बोल ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी ने कहा, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, रूहानी है ना, वो कर देगी, और रूपा भी तो है, उसके साथ दोनों शाम तक मिलकर तुम्हारा कमरा ठीक कर देंगी। उनके ये कहने पर सलोनी ने उनसे कहा, पर माँ रूहानी को स्कूल जाना है और उसे आते हुए दोपहर हो जाती है, तो वो कैसे करेगी। देवर जी आप रुक जाएंगे क्या। ओके, मैं 2 दिन कहीं और रह लूँगा, पर यहाँ इस महल में नहीं रहूँगा। रूहान के ये कहने पर रूहानी ने खड़े होते हुए उससे कहा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल से आकर सब कर दूँगी, आपको आपका कमरा मिल जाएगा शाम तक। ये बोलकर वो चली गई। रूपा ने उसे जाता देखकर कहा, भाभी की माँ कम थी जो आप भी आ गए छोटे ठाकुर। अरे रूहानी दीदी इसलिए बोलती हैं कि सोच के बोला करें, पर नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं है, भुगतो आप। रूहानी अपना बैग लेकर नीचे आई और जाने लगी तो रूहान ने सलोनी से कहा, भाभी मैं किसी काम से शहर की तरफ ही जा रहा था, बोलो तो आपकी बहन को छोड़ दूँ। ये सुनते ही रूहानी और रूपा एक दूसरे को देखने लगे।
रूपा ने मन में कहा, लगता है रूहान भैया पूरी तैयारी से आ जाए हैं। बेचारी रूहानी दीदी, क्या होगा इनका। सलोनी ने रूहान की बात पर रूहानी से कहा, रूहानी आप देवर जी के साथ ही चली जाओ, वैसे भी आज गिन्नी नहीं आएगी जो तुम उसके साथ स्कूटी पर जा सको। अच्छा होगा तुम्हें आज देवर जी ही छोड़ दें। उसकी बात पर रूहानी को मानना पड़ा। रूहान एक सातिर हंसी के साथ उसके सामने से गुजर गया। रूहानी उसे ऐसे जाते हुए कुछ देर देखने लगी और फिर उसके पीछे चल दी। जब वो बाहर गई तो रूहान जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रूहानी आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। रूहान ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से वहाँ से निकल गया। रूहानी के मन में सवाल तो था पर जवाब नहीं। रूहान बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी तो रूहानी घबरा गई। रूहानी सामने देख रही थी, पूरे रास्ते पर एक आदमी नहीं और दूर दूर तक बस था तो सन्नाटा और रेत। रूहानी की जान तो गले तक आ गई थी। उसने मन में कहा, कान्हा जी क्या करने जा रहा है ये खड़ूस। रूहान जीप से उतरा और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल उसे बाहर उतरने को कहा। रूहानी उसके कहने पर उतर के नीचे खड़ी हो गई। रूहान उसके नज़दीक आते हुए उससे बोला, क्या बोला था तुमने मुझे? राक्षस, दुष्ट दानव। हाँ, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये कहते हुए रूहान उसके बहुत करीब आ गया था। रूहानी घबराई सी बस खड़ी थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये देख रही हो, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला और यहाँ से आपका स्कूल कम से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर है। तो अब आप यहाँ से चलना शुरू करो और तब तक मत रुकना जब तक मैं ना कहूँ या तुम्हारा स्कूल ना आ जाए। तो अब चलना शुरू करो। रूहान उससे ये कहकर दूर हो गया। रूहानी उसकी बात पर उसे हैरानी से देखे जा रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, अगर मैं ना जाऊँ तो? उसकी बात सुन रूहान हंसने लगा और हंसना रोक उसे देखते हुए बोला, तो कल जो गोद भराई होने वाली है वो नहीं होगी। मैं उसे बहुत प्यार से रोक दूंगा। क्या तुम ये चाहती हो कि ये गोद भराई रुक जाए या कुछ बहुत बुरा हो जाए? और हाँ, मेरे पास दिल नहीं है तो मैं कुछ महसूस भी नहीं करता, इसलिए बहुत आसानी से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जल्दी चलना शुरू करो या फिर कल के तमाशे का वेट करो। उसकी बातों को सुनकर रूहानी घबरा गई थी और सोचने लगी। उसने अपने कदम रास्ते पर बढ़ा दिए। रूहान वापस से आकर जीप में बैठ गया। रूहानी चलते चलते आधे रास्ते चली आई थी। राजस्थान की गर्मी में उसका बदन जैसे झुलस रहा था। कहा जाता है कि जितनी यहाँ की रातें ठंडी होती हैं उतनी ही यहाँ का दिन गर्म, और अभी तो ठंड बस शुरू ही हुई थी तो सूरज की तपन अभी भी बहुत तेज़ थी। रूहान उसके पीछे जीप लेकर आ रहा था और वो जलती गर्म सड़क पर चली जा रही थी। रूहान का गुस्सा जैसे शांत नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि रूहानी चक्कर खाकर गिरने वाली है तो उसने जीप रोकी और भाग के उसके पास गया और उसे अपने बाहों में थाम लिया। रूहानी आंखें बंद किए उसकी बाहों में थी। वो बेहोश हो चुकी थी। एक तो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, उस पर ऐसे उसे गर्मी में चलना पड़ा तो उसे चक्कर आ गया। रूहान ने उसे गोद में उठाया और जीप में बैठा के उसके बैग से ही पानी निकाल के उस पर डाला। रूहानी की जब आंखें खुली तो उसने देखा रूहान उसके सामने खड़ा था। रूहान ने उसे बोतल का पानी दिया और दरवाज़ा बंद कर उसकी तरफ का आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जीप स्टार्ट की और उसकी तरफ बिना देखे बोला, सीट बेल्ट लगाओ, और इतना कहकर 1 मिनट इंतज़ार किया। जब उसने नहीं लगाया तो ऐसे ही उसने स्पीड में जीप को चला दिया। जीप इतनी तेज़ जा रही थी कि रूहानी की जान जाने को हुई। उसने किसी तरह सीट बेल्ट लगाया। ठाकुर साहब धीरे चलाएं। उसने सामने से आते हुए ट्रक को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया, पर रूहान तो बस गुस्से में जीप को चलाए जा रहा था। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसने महल के गेट पर आकर जीप रुकी तो रूहानी ने जल्दी से सीट बेल्ट खोल अपना बैग लेकर भाग गई वहाँ से। रूहान उसे भाग के जाता उसे गुस्से में देख रहा था। जब रूहानी जल्दी महल वापस आ गई तो सब ने उससे पूछा कि वो इतने जल्दी वापस क्यों आ गई। उसने बोला कि आज छुट्टी जल्दी हो गई। सबके जाने के बाद रूपा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ के उसे उसके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करते हुए उससे पूछी, दीदी सच सच बताओ क्या बात है जो आप ऐसे चली आई जल्दी? क्या किया ठाकुर साहब ने? उसके कहने पर रूहानी बिस्तर पर बैठकर अपने पैरों को देखने लगी। छाले पड़ आए थे। ये देखकर रूपा ने हैरान होकर उससे कहा, दीदी ये क्या हुआ है? ये रूहानी बस अपनी छाले देखे जा रही थी। रूपा ने उसे देखकर कहा, क्या ये सब छोटे ठाकुर साहब ने किया है? उसके ये पूछने पर भी रूहानी खामोश रही। इस बार रूपा ने गुस्से में कहा, दीदी कुछ पूछ रही हूँ, बताओगी कुछ आप? जब तू जानती है तो पूछ क्यों रही है? जाकर बर्फ और दवा ले आ। उसके कहने पर रूपा चली गई। शाम का वक्त।
रूपा रूहानी के साथ महल के पीछे वाले हिस्से में आई, जो अक्सर बंद रहता था। रूपा ने अपने साथ लाई चाबी से गेट खोला और अंदर चली गई। रूहानी भी उसके पीछे उसके साथ चल दी। रूपा ने लाइट्स ऑन की तो रूहानी ने देखा ये काफ़ी अच्छी जगह थी। 3-4 कमरे थे, बहुत प्यारा सा गार्डन था और काफ़ी पेड़ पौधे थे और उनसे निकलती लताएं जो कि छत तक जा रही थी। रूहान ने ये अपने लिए बनवाया था जब उसके पिता और उसका रिश्ता खराब हो गया था। रूहानी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, रूपा, छोटे ठाकुर साहब यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? वो वहाँ उस महल में भी तो रह सकते हैं ना, तो फिर यहाँ ऐसे रहना? उसकी बात पर रूपा उसे देखने लगी। रूहानी ने रूपा को देखते हुए पूछा, पर छोटे ठाकुर यहाँ इस घर में क्यों रहते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपने पिता से इतनी नफरत करते हैं? क्या हुआ था 15 साल पहले ऐसा? रूपा उसे देखकर वहीं आंगन में सीढ़ियों पर बैठ गई और उसकी तरफ देखकर बोली, दीदी, बस ये समझ लो इस महल की खुशियों को जैसे 15 साल पहले किसी की बहुत बुरी तरह से नज़र लग गई। इतना अच्छे से सब चल रहा था। रूहान भैया तो बहुत प्यार करते थे अपने पिताजी से और बड़े ठाकुर भी उन पर जान देते थे, या ये बोलूँ आज भी देते हैं। आखिर रूहान भैया को उन्होंने बहुत मन्नतों से पाया था। जब ये सब हुआ तब रूहान भैया की उम्र 16 साल की थी। वो छुट्टियों में अपने हॉस्टल से यहाँ रहने आए थे। बहुत खुश होते थे जब वो यहाँ आते थे, पर जैसे उस साल बहुत कुछ ऐसा था जो सब कुछ उड़ा के ले गया। फ्लैशबैक। रूहान घर आया था और अपने भाई आदित्य के साथ ही रहता था। आदित्य वैसे सोम का छोटा भाई था, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सोम जितना कमीना था, आदित्य का स्वभाव उतना ही अच्छा था, इसलिए सोम से ज़्यादा सब आदित्य को चाहते थे। रूहान में बड़े ठाकुर रंजीत सिंह की जान बसती थी। रंजीत जी जब अपने भाई सोहम के साथ महल आए तो पुरोहित जी बैठे महापूजा की तारीख निकाल रहे थे। साची जी, उनकी देवरानी सुनंदा जी वहीं बैठी थी और रानी इनके बगल में खड़ी थी। आदित्य और रूहान उस वक्त महल में नहीं थे। बड़े ठाकुर को अंदर आता देखकर पुरोहित जी खड़े हो गए और उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम करा तो बड़े ठाकुर ने भी उन्हें प्रणाम कर आकर साची जी के पास बैठ गए। सुनंदा जी बड़े ठाकुर को आता देखकर रानी के बगल में खड़ी हो गईं। सोहम जी दूसरे सोफे पर बैठ गए। बड़े ठाकुर ने पुरोहित जी से पूछा, कब का मुहूर्त निकला है महापूजा के लिए? पुरोहित जी ने उनकी तरफ देखकर कहा, जी परसों का निकला है बड़े ठाकुर साहब, आप सब तैयारी कर लें, मैं आकर पूजा करा दूंगा। और हाँ, पूजा का वक्त प्रातःकाल में है 4 बजे, तो आप सबको भी वक्त से वहाँ पर रहना होगा। ये बोलकर पुरोहित जी वहाँ से चले गए। बड़े ठाकुर ने रात के खाने में सबको ये बता दिया कि किसको क्या काम देखना है और तैयारी अगले दिन से शुरू हो गई। रूहान बहुत खुश था क्योंकि ये हॉस्टल जाने के बाद उसकी पहली महापूजा थी। उसने आदित्य के साथ मिलकर काम करवाने लगा। साची जी पूरे हवन की सामग्री देख रही थी। सारा काम एक दिन में कंप्लीट हो गया था। अगली सुबह महल में महापूजा हो रही थी। सब साथ बैठे आहुति दे रहे थे। रुक जाओ, ये महापूजा नहीं हो सकती है। यह आवाज़ सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पे एक औरत खड़ी थी, राजस्थानी लिबास पहने, सर पर हल्का सा पल्लू और एक बड़े कपड़े की गठरी लिए खड़ी थी। सब उसके ऐसे देखने पर खड़े हो गए और वो लड़की अंदर आ गई। सोहम ठाकुर ने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम जो इस तरह से आकर महापूजा में विघ्न डाल दिया? तुम्हें पता है कितना बड़ा अपशगुन किया है तुमने? उस औरत ने सामने देखते हुए सबसे कहा, हमारा नाम केसर से और मैं बड़े ठाकुर के होने वाले बच्चे की माँ हूँ। ये सुनते ही वहाँ पर खड़ा हर इंसान शौक था। साची जी और रूहान के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। वो दोनों फैली हुई नज़रों से ही उसे देख रहे थे। ये सुनते ही बड़े ठाकुर बेतेज आवाज़ में उससे कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? केसर ने उन्हें देखते हुए कहा, हमारी जबान काट देना जे मैं झूठ बोलूं बड़े ठाकुर, पर आपको शायद 1 महीने पहले की वो तूफानी रात याद नहीं जब थम फंस गया था और मैंने थारे को रहने को एक रात की जगह दी थी। उस वक्त आप कुछ नशे में भी थे, तब आपको खुद का होश नहीं था, तो ये याद कैसे होगा कि उस रात क्या हुआ था? पर मैं सच बोलूँ सु बड़े ठाकुर की जे थारा ही औलाद है जे मारे कोख में पल रहा है, और जे बात का मैं सबूत तो ना दे सकूं, पर सच्ची बात तो यही है कि मैं थारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं यहाँ बस अपने बच्चे का अधिकार और उसके लिए उसके पिता का नाम लेने आई हूँ, जे थारे को मारे को देना होगा।
उसकी बात सुन साक्षी जी गिरने को हुई। उनकी हालत खराब हो गई थी। आदित्य और रूहान ने उन्हें पकड़ा और बेहोश हो चुकी साक्षी जी को कमरे में ले गए। रूहान का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। उसने नौकरों को साक्षी जी के पास छोड़ा और बाहर आ गया। उसने केसर का गला पकड़ा और उससे बोला, जो तूने कहा है उसका कोई सबूत लेकर आ और साबित कर कि मेरे बाबा ने तेरे साथ कुछ गलत किया है। बहुत हो गया, अब निकल यहाँ से। ये कहती हुई रूहान ने उसकी गर्दन छोड़ी तो उसने सांस लेते हुए उससे कहा, हमारे पास सबूत नहीं तो क्या मेरा फैसला भी नहीं होगा? सुना था इस महल में फैसले बहुत ही सच्चे होते हैं, पर आज मैं पहली होंगी जो इस दहलीज से बिना न्याय के जाऊंगी। रूहान ने उसकी बात पर उसे देखते हुए कहा, न्याय होगा और आज का न्याय बाबा नहीं मैं करूँगा। तो बैठाई जाए बैठक। ये बोलकर रूहान ने महल के बाहर ही सुनवाई के लिए सभी को इकट्ठा किया। साक्षी जी को जब होश आया तो उन्हें पता चला कि रूहान ने बैठक बुलाई है, तो वो काफ़ी डर गई और दरवाजे पर चली आई भाग के। उन्हें ऐसे आते देखकर सुनंदा और रानी ने पकड़ लिया। साक्षी जी खड़ी देख रही थी कि आज न्याय करने वाला खुद मुलजिम बन के खड़ा था और बेटा अपने बाप का फैसला करने बैठा था। जब फैसला होने लगा तो केसर अपनी तरफ से जैसे पूरी तैयारी में आई थी। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जिस पर सबने यकीन किया। इधर से सब सुनकर रूहान ठाकुर टूटते जा रहे थे। उसने जब पूरी बात सुनी तो सब उसकी तरफ देखकर फैसले का इंतज़ार करने लगे। रूहान ने सबकी तरफ देखकर नम आंखों से, पर उन आंखों में जैसे गुस्सा आग की दहक रहा था। उसने सबको देखकर कहा, केसर की हर बात ये साबित कर ही रही है कि ठाकुर रंजीत सिंह कसूरवार है और ये बच्चा इनका है, इसलिए वो उसे उसका नाम दें और इस लड़की के साथ रहें। ये सुनाकर वो वहाँ से चला आया। बड़े ठाकुर आज अपने घर वालों की नज़रों में ही झुक गए थे। वो तो अपनी नज़रें साक्षी जी से भी नहीं मिला पा रहे थे और साक्षी जी वहीं दहलीज पर बेसुध सी बैठी हुई थी। सामने देखते देखते सब बर्बाद हो चुका था। साक्षी जी की हालत बहुत ख़राब होने लगी। जब रानी ने देखा तो चिल्ला के बाकी, बड़ी माँ क्या हुआ आपको? ये सुनते ही रूहान आदित्य सब भाग गया है। रूहान उनके पास बैठते हुए कहा, माँ क्या हुआ आपको? माँ? बड़े ठाकुर जब साक्षी जी के पास आकर उनके करीब आकर बैठने लगे तो रूहान ने अपना एक हाथ उठा के उनकी तरफ बिना देखे कहा, खबरदार, जो आपने इन गंदे हाथों से मेरी माँ को छूना भी चाहा तो बहुत हो गया आपका ये दिखावा। अब यहाँ से चले जाएं, जाओ, इससे पहले मेरी माँ को कुछ भी हो जाए और मैं उसे गुस्से में बौखला के कुछ कर बैठूं। चले जाएं आप यहाँ से, आज से ही आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, चले जाएं यहाँ से। उसके ऐसे कहने पर बड़े ठाकुर ने अपने कदम वहीं रोक लिया। टूट तो वो भी चुके थे और उनका टूटना किसी ने नहीं देखा। रूहान अपनी माँ को लेकर अंदर चला गया। केसर के फैसले के बाद बड़े ठाकुर ने महल छोड़ दिया और बस महापूजा के वक्त ही आते थे और कुछ दिन सबके साथ रहकर चले जाते थे। पर इन 15 सालों में बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को नहीं देखा था। रूहान बड़े ठाकुर को अपनी माँ का गुनहगार और उनकी खुशियों को निकल जाने वाला मानता था। प्रेजेंट डे। रूपा ने रूहानी को देखते हुए कहा, क्या बताऊँ दीदी, केसर का काम होता है सफ़ेद चीज़ को रंगीन कर मेदकदार बना देना। पता नहीं ये कौन सी केसर थी जिसने सबकी ज़िंदगी को बेरंग बेरस कर दिया। सच ने जब ये मरेगी ना, इसे पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। रूहानी ने उसे देखकर बोला, तो मतलब ठाकुर साहब का एक और बच्चा है? तो क्या वो आता है यहाँ पर? अरे कहाँ से आएगा, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। जब दूसरे के साथ गलत करेगी तब खुद के साथ कैसे अच्छा होगा। 2 महीने में ही वो बच्चा उसकी कोख में मर गया। ये कहते हुए रूपा अंदर आकर सोफे पर से चादर हटा के साफ करने लगी। रूहानी उसके साथ काम करते हुए उससे बोली, और ये घर? रूपा ने सफाई करते हुए कहा, ये घर तो बाबा ने 6 साल हुआ तब बनवाया, यही बड़े ठाकुर से ज़मीन खरीद के। अब जब भैया आते हैं तो यहीं रुकते हैं। बड़ी माँ ने उनसे बहुत कहा कि वो यहीं पर रहें, उन्होंने नहीं माना और यहाँ घर बना लिया। अब एक और सवाल। नहीं दीदी, जल्दी से काम ख़त्म करो और चलो, वैसे भी आपका पैर ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। ये सुन रूहानी काम करने लगी, पर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। रूहानी को जब से रूहान और उसके पिता के बीच हुई नफरत के बारे में पता चला था, तब से उसके दिमाग में बहुत से सवाल उमड़ आए थे। वो रूपा के साथ मिलकर रूहान के घर को ठीक कर रही थी। रूपा सोफे से कपड़े हटा के झटके रही थी और उन्हें एक कोने में रख रही थी। रूपा ने रूहानी को देखकर कहा, दीदी आप रूहान भैया के कमरे को साफ कर दें, मैं यहाँ देख लेती हूँ।
उसके कहने पर रूहानी ने उससे कहा, कौन सा कमरा है उनका? रूपा ने सामने कमरे की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, ये वाला है दीदी, और हाँ याद रहे एक भी सामान तोड़ना मत और ना कोई सामान इधर से उधर करना। जो चीज़ जहाँ से उठाना वहीं रखना, वरना भैया बहुत गुस्सा होंगे। उसकी बात सुन रूहानी कमरे में जाते हुए बोली, तुम्हारे भैया को और कुछ आता है गुस्सा करने के अलावा? ठीक नाम रखा है हमने उसका, गुस्सैल सिंह ठाकुर। गुस्सा तो जैसे उनकी बचपन की सहेली थी जिसे वो साथ लेकर नहीं सीने से लगा के घूमते हैं। ना जाने क्या खा के पैदा किया था आंटी जी ने इन्हें, जब देखो कड़वाहट ही मन में भरा रखा है। अरे शहद चटाना भूल ही गई थी इनकी माँ, तभी कड़वे करेले जैसे हैं। ये कहते हुए रूहान का कमरा साफ किए जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रूपा से बात की जा रही थी। तभी सफाई करते हुए उसके हाथ में रूहान की फ़ोटो फ्रेम आ गई। उसने उसे देखते हुए कहा, देख रूपा, फ़ोटो में कितने प्यारे मासूम दिखते हैं। अगर ये फ़ोटो शादी के पहले भेजा जाए तो कोई भी लड़की मर मिटे, पर कौन जानता होगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा राक्षस छुपा है, जिसके पास दिल नहीं है, जिसके दिल में किसी के लिए प्यार हो ना हो। और गुस्सा तो ऐसे है जो मुफ्त में किलो के भाव बिक रही थी, और जनाब लाइन में पहले लगे हुए थे तो ज़्यादा ले लिया और अब सबको देते हैं। ये कहते हुए वो हॉल में आई तो देखा रूहान वहीं खड़ा सब सुन रहा था और रूपा खामोश रोनी सूरत बनाए खड़ी थी। रूहान को वहाँ देखकर रूहानी की आंखें फैल गई। उसने जल्दी से फ़ोटो फ्रेम को अपने पीछे छुपा लिया। रूपा ने उसे देखकर अपने मन में कहा, अरे क्यों बार बार आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पर मारती रहती हैं दीदी, कम से कम देखा तो करें कौन खड़ा है। अब पता नहीं भैया क्या करने वाले हैं। रूहानी वैसी ही खड़ी अभी तक रूहान को देख रही थी। रूहान के चेहरे पर गुस्सा था। उसने रूपा को देखकर कहा, रूपा तुम जाओ, छोटी भाभी तुम्हें बुला रही थी, जाकर देखो क्या बोल रही हैं वो। उसके ये कहने पर रूपा ने उससे कहा, पर भैया यहाँ की सफाई, मैंने जो बोला है वो करो। और जो रूहान के ऐसे कहने पर रूपा वहाँ से चली गई। रूहानी अकेली खड़ी अब और ज़्यादा घबरा रही थी। रूहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, खड़ी क्या हो, शुरू हो जाओ, सफाई करो, और आज मुझे ये सब साफ चाहिए तो जल्दी। ये सुन रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं इतना सारा कैसे साफ करूँगी? ये तो तुम्हें मेरी तारीफ़ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब शुरू करो, मैं यहीं बैठा हूँ। अगर कोई गड़बड़ किया तुमने तो फिर तुम सोच भी नहीं सकती हो वो हालत करूँगा तुम्हारी। पता नहीं कहाँ फंसी हूँ। हद है ये इंसान, कभी कभी तो भूत ही लगता है मुझे। सच में जब भी कुछ बोलती हूँ पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं अचानक से। ये बोलती हुई जा ही रही थी कि तभी उसे सामने से एक मोटा सा चूहा आते हुए दिखा। उसे देख रूहानी चिल्लाते हुए रूहान की तरफ भागी और उसके गले लग गई। उसे कस के पकड़ के बोली, चूहा चूहा प्लीज़ उसे हटाओ प्लीज़। रूहानी के ऐसे पास आने से रूहान को कुछ अजीब सा लग रहा था। रूहानी चिल्लाती हुई उसके सीने से खड़ी थी और रूहान उसके ऐसे पास आने से घबरा रहा था। उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, दूर हटो मुझसे। और ये क्या हरकत है, पागल हो क्या तुम? चूहा है वो, कोई शेर नहीं जो तुम्हें खा के पचा जाएगा। अब शांति से खड़ी रहो, अपने मुंह और हाथ रख कर मैं देख कर आता हूँ। ये बोल कर वो कमरे की तरफ चला गया। ये लड़की सच में पागल है, ये कहते हुए रूहान कमरे में झांकने लगा। वो देख कर आया और उससे बोला, जाओ, जिस शेर से तुम डर रही थी वो चला गया, अब काम करो जल्दी से। उसकी बात सुन रूहानी उसे मन में कोसती हुई चली गई। रूहान वहीं सोफे पर बैठ गया। रूहानी ने पहले कमरा साफ किया, फिर हॉल साफ किया और फिर किचन। और जब वो फ्री होकर आई तो देखा रूहान आराम से बैठा फ़ोन में गेम खेल रहा था। ये देखते उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कह भी क्या सकती थी उसे। उसने अपने हाथों को दबाते हुए कहा, हो गया सब, मैं अब जाऊं? मुझे भूख लगी है और मेरे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए। सच में रूहानी ने सफाई के साथ अपने कपड़े भी गंदे कर दिए। रूहान ने उसकी बात सुन उसकी तरफ देखकर कहा, सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही नहीं बल्कि तुम्हारा ये चेहरा भी गंदा हो गया है। जाके पहले मेरे बेड की बेडशीट बदलो, फिर जाकर अपना मुंह धो लो। मैंने बेडशीट बदल दी है, सब काम हो गया है, अब जाऊँ? फिर से बदलो, मुझे वो पसंद नहीं आया है तो चेंज इट। ये बोल रूहान ने वापस से अपनी नज़रें फ़ोन पर कर ली। रूहानी ने उसे देखकर मुंह बना के मन में कहा, पता नहीं कितने राक्षस मारे होंगे जो ये रूहान सिंह ठाकुर पैदा हुआ। सच में मन तो होता है इसका गला मैं खुद अपने हाथ से दबा दूं, पर कहते हुए वो बीच में ही चली गई। कुछ देर बाद एक नौकर खाने की थाली लेकर उसके रूहान को देखकर डरते हुए कहा, मालिक खाना लाया हूँ। रूहान ने फ़ोन से नज़र उसकी तरफ करके कहा, इसे ले जाओ आप और खाने का सामान भिजवा दो, मैं यहाँ रूहानी से बनवा लूँगा। और हाँ, छोटी भाभी से बोल देना कि रूहानी मेरे लिए खाना बना के खिला के तब आएगी।
उसकी बात सुन नौकर वो वापस महल चला गया। जब वो खाना लेकर रसोई घर में पहुंचा तो रानी और रूपा वहीं बैठी बाकी सब के लिए खाना निकाल रही थी। जब उन्होंने नौकर को ऐसे वापस खाने की थाली लाते हुए देखा तो उससे रानी ने पूछा, भैया ने इतनी जल्दी खाना खा लिया रामू? रामू ने उसे देखते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, मालिक ने तो खाया ही नहीं, ऊपर से बोले कि खाने का सामान भिजवा दो, रूहानी दीदी से बनवा लेंगे और भाभी से बता दें कि वो उन्हें खाना बना के खिला के तब आएगी। भाभी दे दो, मैं ले जाऊं जल्दी से, नहीं तो अभी मालिक गुस्सा हो जाएंगे। रानी ने जल्दी से सारा सामान नौकरों के हाथ से भिजवा दिया। उनके जाने के बाद रूपा ने रानी से कहा, बड़ी भाभी से बात कर लो ना, नहीं तो मुझे लगता है भैया ऐसे ही दीदी को परेशान करते रहेंगे, उनके पैरों में चोट भी लगी है, प्लीज़ आप बात करो ना। उसके ऐसे कहने पर रानी ने उससे कहा, ठीक है तुम यहाँ देखो, मैं आती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगी तो तभी सोम ने उसे आवाज़ दिया, रानी, अरे ओ रानी, खाना देगी या नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर रानी रुक गई। उसने रूपा की तरफ देखा तो उसने उससे कहा, भाभी पहले आप सोम भैया को खाना दो, नहीं तो भैया फिर आपके साथ कुछ करेंगे, जाओ जल्दी। ये बोल वो खाना निकालने लगी। इधर रूहान के पास जब सारे नौकर सामान लेकर पहुँचे तो उसने सारे सामान को किचन में रखने को कहा। सारे उसकी बात सुनकर किचन में सारा सामान रखकर चले गए। रूहान आराम से बैठा रूहानी का इंतज़ार कर रहा था। जब वो काफ़ी टाइम तक नहीं आई तब रूहान ने जाकर देखा कमरे में तो रूहानी बेड पर बैठी सो रही थी। रूहान उसे देखकर बोला, रूहानी उठो। उसकी तेज़ आवाज़ से रूहानी हड़बड़ा के उठ गई। उसने रूहान को देखकर झुंझला के कहा, नहीं अब नहीं, फिर से नहीं। देखो ठाकुर साहब, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। ये बोलकर वो वापस से उसी के बिस्तर पर सो गई। रूहान ने जब ये देखा तो वो उसे उठाने लगा, पर रूहानी थकान की वजह से गहरी नींद में चली गई थी। रूहान ने उसे ऐसे यहाँ सोता देखा तो उसे थोड़ा डर लगा, क्योंकि रूहानी उसके कमरे में ऐसे सो रही थी और इस घर में उसके और रूहानी के अलावा कोई नहीं था। उसने ये सोचकर उसे उठाने की कोशिश करी पर वो नहीं उठी। ये देख वो और परेशान हो गया। रूहान के कमरे में मज़े से सो रही थी, पर रूहान था जो उसे कमरे में ऐसे सोता देख घबरा रहा था। उसने कई बार रूहानी को जगाने की कोशिश की पर रूहानी थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी खिड़की से आती ठंडी हवा रूहानी के बदन को छू गई और उसने ठंड की वजह से अपने पैर सिकोड़ लिए। रूहान ने ये देखा तो उसने कोशिश छोड़ के सोती हुई रूहानी पर कंबल डाल के उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। इस वक्त भी रूहानी के चेहरे पर कहीं ना कहीं धूल लगा हुआ था। रूहान ने सोती हुई रूहानी के गालों पर लगी धूल को अपने हाथों से साफ करते हुए बहुत ध्यान से देखा। कितना शांत था इस वक्त रूहानी का चेहरा। रूहानी का पैर जब कंबल में जलने लगा तो उसने अपने पैरों को कंबल से निकाल लिया। रूहान ने पायल की आवाज़ सुन रूहानी के पैरों के पास देखा। जब उसकी नज़र रूहानी के पैरों पर गई तो उसने देखा कि उसके पैरों में छाले पड़े थे। ये देख आज सुबह रूहानी के साथ किया गया अपने बर्ताव को याद करने लगा। वो उठा और अपने बाग की तरफ बढ़ गया। वहाँ एलोवेरा के पौधे से उसने 2 एलोवेरा तोड़ा और उसे किचन में लेकर गया। कुछ देर बाद वो एक गिलास और एक कटोरी लेकर आया। उसने देखा रूहानी को ठंड अभी भी लग रही है। रूहान ने पास में रखे टेबल पर सारी चीज़ें रखी और रूहानी के सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे बुखार हो गया था। ये देखकर वो जल्दी से बाहर गया और एक बाउल में पानी, फर्स्ट एड बॉक्स और कपड़े ले आया। उसने सारी चीज़ें टेबल पर रखी और खुद एक चेयर लेकर बैठ गया। पहले उसने रूहानी के पैरों को हल्दी के पानी से धुला और फिर उस पर एलोवेरा से लेप किया। उसके बाद वो आकर उसके पास फिर बैठ गया। उसने पहले अपना फ़ोन निकाला और महल में कॉल किया। फ़ोन बज रहा था कि कटने से पहले ही एक नौकर ने फ़ोन उठा के बोला, हेलो कौन? रूहान ने नौकर से कहा, मैं बोल रहा हूँ, रूपा को यहाँ भेजो, कुछ काम है। ये बोलकर रूहान ने फ़ोन रख दिया। नौकर ने उसके कहने पर रूपा को रूहान के घर भेज दिया। रूपा जब आई तो रूहान ने उसे देखते हुए कहा, रूपा इसकी तबीयत खराब है, बुखार हो रखा है, कुछ खाया है क्या इसने? रूपा ये सुनते ही घबरा के बोली, नहीं भैया, इन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ फल खाया था। अच्छा तुम इसके सर पर पट्टी रखो, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ क्या करूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया डॉक्टर से बात करने। रूपा उसके सर पर पट्टी रखने लगी। रूहान कुछ देर में डॉक्टर से बात करके आया तो उसने कहा, रूपा जूस ले आओ, इन्हें किसी तरह पिला के दवा देते। रूपा सुनकर जल्दी से चली गई। रूहान उसके जाने के बाद
खुद रूहानी के सर पर पट्टी रखने लगा। रूपा कुछ देर में जूस बना के ले आई। रूहान ने रूहानी को उठाते हुए कहा, रूहानी उठो, जूस पी लो। पर रूहानी का बुखार इतना तेज था कि वो उठ ही नहीं पा रही थी। रूहान ने उसे अपने बाहों का सहारा देकर उठाया और उसे जूस पिलाने लगा। रूहानी अपनी धुंधली आंखों से रूहान को देख रही थी। रूहानी को जूस पिला के उसने दवा खिलाई और उसे लिटा दिया। रूपा की तरफ मुड़ के उसने देखा और उससे कहा, रूपा आप यहीं इनके पास रुको, मैं दूसरे कमरे में हूँ, कोई बात हो तो बता देना। ये बोलकर वो बगल के कमरे में चला गया। रूपा उसके पास बैठी रूहानी के सर पर पट्टियाँ रखने लगी। आधी रात के करीब रूहानी का बुखार कम हो गया था। उसे नींद आ गई थी। उसी के बगल में रूपा भी बिस्तर पर सर रख के सो रही थी। रूहान जब रूहानी की तबीयत देखने आया तो देखा दोनों ही सो रही थी। उसने रूहानी के माथे पर हाथ रख कर देखा तो उसका बुखार उतर चुका था। उसने सो रही रूपा पर एक कंबल डाला और चला गया। सुबह का वक्त। रूपा की जब सुबह आँख खुली तो रूहानी तब भी सो रही थी। उसने उठकर घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने जल्दी से अपने ऊपर से कंबल हटाया और भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर देखा तो रूहान हाल के सोफे पर ही सो गया था। उसने धीरे से आवाज़ दी तो रूहान की नींद खुल गई। उसने आंखों को मसलते हुए पूछा, क्या हुआ रूपा? रूहानी ठीक है ना? जी भैया, दीदी ठीक है, मुझे जाना होगा, दीदी अभी सो रही हैं तो मैंने जगाया नहीं, पर मुझे लेट हो रहा है और वैसे भी आज छोटी भाभी की गोद भराई है तो मुझे जाना होगा। उसके ऐसे कहने पर रूहान ने उसे जाने को बोल दिया और साथ में ये भी कि जब रूहानी उठ जाएगी तब वो खुद उसे महल ले आएगा। ये सुनकर वो चली गई। रूहान उठ के अपने कमरे में गया। उसने पहले तो अपना फ़ोन और लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया और फिर खुद नहाने चला गया। वो नहा के रेडी होकर अपना लैपटॉप फ़ोन लेकर वो बाहर हॉल में आया और वहीं रखे सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में रूहानी की नींद खुली तो उसने देखा कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि किसी और के रूम में है तो घबरा के झटके से उठ बैठी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसने पाया कि वो तो रूहान के कमरे में उसके बिस्तर पर थी। पर मैं यहाँ कैसे? ये कहते हुए उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे पता चला कि वो रात में थक गई थी और यहीं सो गई थी। उसने जल्दी से कंबल हटाया अपने पैर से और जल्दी से जाने लगी। वो गेट तक पहुंची ही थी कि तभी उसका हाथ पकड़ रूहान पीछे खींच लिया। रूहानी ने सर उठा के देखा तो रूहान सामने खड़ा था। रूहान उसे बहुत गौर से देख रहा था। रूहानी ने जाने के लिए अपने कदम जैसे उससे दूर किया, उसने एक बार वापस उसे अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर हाथ रख के देखने लगा और उससे बोला, आपका बुखार ठीक है, पर अभी आपको डॉक्टर ने चलने के लिए थोड़ा कम ही कहा है, नहीं तो आपका पैर ठीक नहीं होगा। ये सब रूहान उसे देखते हुए बोल रहा था, पर रूहानी ने अपनी नज़रों को फेर रखा था। उसने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर महल के पीछे के गेट से अंदर गया। रूहानी उसे हैरानी से देखे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त रूहान उसे उसके कमरे में ले आया और बैठा के जाने लगा तो दरवाजे पे जाकर रुक गया और उसकी तरफ बिना देखे बोला, आज से आपकी सज़ा ख़त्म हुई और अगर दोबारा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश किया आपने तो आप सोच नहीं सकती हैं मैं क्या करूँगा। तो आराम से रहो, बस यहाँ तक, मुझ तक या मेरे घर तक आने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर रूहान चला गया और जाते जाते उसके कमरे के दरवाजे को बंद करता चला गया। रूहानी अभी भी खड़ी हुई थी। तभी रूपा उसके कमरे में आई। उसने उसे देखते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आप आ गई। छोटी भाभी कब से आपके लिए पूछ रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ मैं। चलिए जल्दी नहा लें आप और रेडी हो जाएं और कृपया करके जल्दी से भाभी के पास आएं। रूहानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, कल रात हम ठाकुर साहब के घर उनके कमरे में पूरी रात थे। क्या ये बात तुम जानती हो या कोई और? रूपा के कहने से पहले ही सोम ने बिना नॉक के दरवाज़ा खोलते हुए कहा, हाँ मुझे रूहानी जी, अब जब इस घर के छोटे ठाकुर के साथ आप रात बिता चुकी हैं तो मेरे साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ। रूपा तो ये सब सुनकर घबरा गई थी, पर रूहानी ने खड़े होते हुए उससे कहा, भेड़िए और शेर में फ़र्क होता है सोम ठाकुर साहब। जिसकी बात आपने किया, आप जैसे उसके पैरों की धूल भी नहीं है और तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम एक स्त्री को संभाल सको, उसका सम्मान कर सको, उसे इज्जत दे सको। तुम खुद की इज्जत नहीं संभाल पाते, तभी तो चले आते हो बार बार मुँह की खाने। अगर आज का हो गया हो तो जाओ यहाँ से, वरना मुझे चिल्ला के सबको यहाँ बुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके ऐसे कहने पर सोम ठाकुर अपने अंदर गुस्से को लेकर चला गया। वो जैसे बाहर निकला वैसे ही रूपा ने हंसते हुए कहा, अच्छा सबक सिखाया आपने इन्हें। ऐसे मर्दों को तो ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। पता नहीं क्या है इनके पास जो इतना उछलते रहते हैं। उसकी ये बात और हंसना सोम ने सुन लिया था और उसके अंदर गुस्सा और बढ़ गया था।
चल मेरे कपड़े निकाल दे, मैं जल्दी से नहा के आती हूँ और फिर दोनों साथ में दीदी के पास चलते हैं। ये बोल वो वॉशरूम में घुस गई। रूपा ने उसके कपड़े निकाले और वहीं बैठ गई। कुछ वक्त में रूहानी आई और रेडी होकर उसके साथ सलोनी के पास चली गई। जब वो उसके पास पहुंची तो देखा रानी उसके पास पहले से ही थी। उसे रूपा के साथ अंदर आते हुए देखकर सलोनी ने कहा, आ गई तुम? कल से तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, पता नहीं तुम कहाँ हो। अरे दीदी, वो कल हम आपके देवर का कमरा साफ करते हुए थक गए थे तो सो गए थे, माफ़ कर दो। ये कहते हुए वो सलोनी को गोद भराई के लिए रेडी करने लगी। उसे रेडी कर रानी और रूहानी ने उससे कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। और ये बोल रानी ने अपने आँख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। सलोनी ये सुनकर मुस्कुरा दी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, अरे जीजा जी कहाँ हैं दीदी? आज के दिन वो आपको कैसे अकेला छोड़ गए? सलोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, आज के दिन भी उनकी मीटिंग थी और पुरोहित जी के पास गए हैं उन्हें बुलाने कल के लिए, ताकि महापूजा की तारीख और सामान की लिस्ट बन सके। कोई नहीं, जल्दी आ जाएंगे, आप बस आराम से इंजॉय करो। ये कहते हुए उसने सलोनी को गले से लगा लिया। तभी वहाँ पर सुमित्रा जी भी आ गईं। उन्हें देखकर रूहानी सलोनी से दूर हट गई। उसे घूर के देखते हुए उन्होंने कहा, कितना भी मना करो पर मनहूसियत आसपास आ ही जाती है, नज़र उतार दूँ मैं अपनी बेटी की। ये कहते हुए उन्होंने अपने साथ लाई लाल मिर्च और नमक उसके चारों तरफ घुमा के उनके साथ आई नौकरानी को देते हुए कहा, इसे अच्छे से आग में जला देना। उसने लेते हुए सर हिला दिया। सलोनी कुछ कहने को हुई तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मना कर दिया। उसने भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया। सुमित्रा जी उसे रूपा के साथ नीचे भेज दिया और खुद थोड़ी देर में आने को कहा। उसके जाने के बाद वो रूहानी की तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखती बोली, सुन, तू यहीं रहेगी, नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो, समझी ना? उनकी बात पर रूहानी ने सर हिला दिया। उसके बाद वो रानी की तरफ मुड़ के थोड़ा सहद और तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोली, रानी देखो, मुझे गलत मत समझना, पर मैं नहीं चाहती वहाँ तुम्हें सब ताने दें कि छोटी की गोद भराई हो रही है और बड़ी को अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बेटा तुम भी यहीं रहो, बाकी सब मैं देख लूँगी, ठीक है ना? उनके ये कहने पर रानी ने एक दबी मुस्कान के साथ उनसे कहा, जी आंटी, आप चिंता मत करें, मैं नीचे नहीं आऊँगी, आप जाएं। उसके कहने पर सुमित्रा जी रूहानी के घूर के देखते हुए वहाँ से चली आई। रूहानी को बहुत बुरा लगा था, पर सुमित्रा जी ने रानी को ऐसा कहा था। वो देख रही थी कि रानी के आए चेहरे पर दर्द और दुख के निशान। उधर दूसरी तरफ सोम अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। वो इस वक्त नशे में धुत था और आज उसकी जो बेइज्जती रूहानी ने की, उससे गुस्से में आग बबूला भी, और उससे ज़्यादा रूपा की हंसी ने उसके गुस्से को बढ़ा रखा था। वो शराब पर शराब पिए जा रहा था कि तभी रूपा वहाँ रानी को खोजती हुई आ गई। वहाँ सोम को देखकर वो घबरा गई। सोम की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसका गुस्सा जैसे और बढ़ गया। उसके कानों में सुबह जो हंसी रूपा की थी वो सुनाई देने लगी। रूपा जब रानी के कमरे में उसे बुलाने गई तो उसने देखा सोम वहाँ बैठा शराब पी रहा था। वो नशे में बेहद धुत था। जब उसकी नज़र रूपा पर गई तो आज सुबह रूपा का उस पर हंसना उसे याद आ गया, जिसने उसके गुस्से को और भड़का दिया था। रूपा ने डरते हुए उससे पूछा, ठाकुर साहब, बड़ी भाभी कहाँ हैं? उन्हें बुलाया जा रहा है। उसके पूछने पर सोम लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, मैं क्या तुझे नौकर दिखता हूँ उसका, जो तू मुझसे पूछ रही है? और क्या कहा था आज तूने मुझे कि मेरे पास क्या है जो इतना करता हूँ? तो आज मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे पास क्या है। ये कहते हुए उसने रूपा का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और ज़बरदस्ती रूपा अंदर आई तो सोम ने दरवाज़ा बंद किया अंदर से। एक नौकर ने ये सब देख लिया था। उसने जल्दी से जाकर रूहानी के कमरे में बैठी रानी को जब ये बताया तो रूहानी और वो दोनों ही भाग के आए। अंदर सोम रूपा की तरफ गंदी नज़रों से देख रहा था। इस वक्त उसके ऊपर नशे से ज़्यादा बदले का नशा था। उसे ऐसे पास आता देख रूपा डर और घबराहट के पीछे होते हुए उससे बोली, ठाकुर साहब, हमें जाने दो, कृपया करके हमें जाने दो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पे जोर से पीटने की आवाज़ के साथ रानी ने कहा, सोम जी, रूपा को छोड़ दें, उसके साथ कुछ मत करिएगा। सोम जी दरवाज़ा खोलें। उसकी आवाज़ सुन रूपा ने रोते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, भाभी, भाभी बचा लो हमें। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ भागी तो सोम ने उसे पकड़ के दबोच लिया और उससे बोला, कहाँ जा रही है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तू देखना चाहती थी ना कि मेरे पास क्या है? तो चल आ दिखाता हूँ तुझे भी। ये कहते हुए उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। रूपा का सर बेड के कोने पर जाकर लग गया और उसके माथे से खून आने लगा। वो फिर खुद को बचाती हुई बिस्तर की दूसरी तरफ से भागने को ही तो सोम ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया।
उधर बाहर दरवाजे पर रानी उसे रूपा के साथ कुछ ना करे ये बोले जा रही थी, पर सोम था जो कि सुन ही नहीं रहा था। तभी रूहान का ख्याल आया। वो जल्दी से भागते हुए पिछले गेट से रूहान के घर में गई। वो उस वक्त किसी मीटिंग में था जो वीडियो के थ्रू हो रही थी। रूहानी को वहाँ देखकर रूहान ने सबको कुछ देर रुकने को कहा और उससे बोला, तुम यहाँ? मैंने मना किया था ना, तो क्यों यहाँ आई? रूहानी ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, छोटे ठाकुर, वो सोम ठाकुर रूपा को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गए। वो उसके साथ कहीं कुछ गलत ना कर दे, प्लीज़ आप जल्दी चलें, रोके उन्हें, प्लीज़ चलिए। ये सुनते ही रूहान ने लैपटॉप वैसे ही छोड़ा और महल की तरफ भागा। उसके पीछे ही रूहानी भी गई। रूहान जब वहाँ पहुँचा तो रानी रोते रोते वहीं दरवाजे पर बैठ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। रूहान को देख उठ के उसके पास आई और उससे बोली, भैया बचा लो उसे, नहीं तो ये ना जाने क्या कर देंगे। उसकी बात सुन रूहान ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, भैया रूपा को छोड़ो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, खोलिए दरवाज़ा। सोम ने अंदर से नशे में बोला, अंजाम की फिक्र किसे है छोटे, हमें तो फिक्र सिर्फ इस बात की है कि कहीं हमारे हाथ काम अधूरा ना रह जाए। ये बोल वो रूपा के नज़दीक आने लगा। रूपा का दुपट्टा उसके हाथ में था। रूहान उसे मना करते रहा और जब उसने नहीं मानी तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाज़ा तो 2-3 लात में खुल गया। जब रूहान ने अंदर देखा तो सोम रूपा के ज़बरदस्ती नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। ये देख रूहान ने उसे गुस्से में पकड़ रूपा से दूर कर एक घूंसा मारा तो वो ज़मीन पर गिर गया। रूहानी और रानी भी जल्दी से अंदर आ गई थी। रूहानी ने बिस्तर पर रखी चादर से रूपा के शरीर को ढका और उसे अपने सीने से लगा लिया। रूपा इस वक्त बहुत डरी हुई थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि रूहानी को उसने कस के पकड़ा हुआ था। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोम ने उठते हुए नशे की हालत में रूहान को देखकर कहा, तू इस 2 टके की नौकरानी के लिए अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा? मैं एक लड़की की इज्जत के लिए भगवान से भी लड़ जाऊंगा। और रही इसकी बात, तो इसने मुझे बचपन से भाई माना है, तो बदले में मैंने भी दिल से इसे अपनी बहन माना है। तो अगर किसी भी इंसान ने मेरी बहन पर बुरी नज़र डाली तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोल उसने गुस्से में सोम को पकड़ के पीटना शुरू किया। सोम नशे की हालत में था, पर तब भी जैसे उसके पास ताकत थी। उसने रूहान का हाथ पकड़ उसे एक घूंसा मारा, जिससे रूहान जाकर सीढ़ियों से नीचे गिरा। ये देखकर वहाँ खड़े सभी डर गए। सोम वापस से पीछे मुड़ के देखा तो उसे सामने रूहानी को पाया, जिससे उसके अंदर का जानवर जैसे भड़क गया। वो रूहानी की तरफ बढ़ने लगा तो रानी उसके सामने आकर उसे रोकते हुए कहा, मत करें यह सब, वरना बहुत बुरा होगा। अगर तू हटी नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा, इसलिए हट मेरे सामने से। ये बोल उसने रानी को पैरों से धक्का मारा और रूहानी की तरफ बढ़ा, जिससे पीछे रूपा खड़ी थी। सोम ने उसे देखते हुए कहा, क्या बोला था तूने मुझे? भेड़िया? तो देख, जब तक भेड़िया शिकार करता है तो क्या होता है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ रूहानी की तरफ बढ़ाया, पर वो रूहानी को छू भी पाता इससे पहले ही रूहान ने उसका हाथ पकड़ उसके गुस्से में दहक रही अपनी लाल नज़रों को उठा के उसे देखते हुए कहा, सोचना भी मत उसे छूने के बारे में सोम ठाकुर। तुमने एक गलती की है, दूसरी मत करो। पहले का ही तुम मुआवजा नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं इस लायक। ये बोल रूहान उसे मारते हुए हाल में ले आया। सोम की हालत बहुत बुरी थी। रूहान का गुस्सा बहुत खराब रूप ले चुका था। रानी ये देख कर डर गई थी। बाहर सलोनी की गोद भराई हो चुकी थी, गाना बजना चल रहा था कि तभी रूहान सोम को मारते हुए बाहर ले आए। ये देखकर सब वहाँ खड़े हो गए। सलोनी तो ये सब देखकर घबरा गई थी। साक्षी जी ने जब रूहान को सोम को मारते हुए देखा तो उसके पास पहुंची। रूहान छोड़ उसे, वो आपके बड़े भाई हैं, छोड़ो उन्हें अभी, साक्षी जी ने उसे कहा। और जैसे वो अपने गुस्से के आगे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। आदित्य भी पुरोहित जी को लेकर वहाँ पहुँच गया था। उसने जब रूहान को सोम ऐसे मारते देखा तो वो जल्दी से उसके पास आया और उसे पकड़कर सोम से दूर किया। सोम की हालत उसने मार मार के बुरी कर दी थी। रूहान ने खुद को आदित्य से छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो भैया मुझे, इन्होंने आज सारी हदें पार कर दी है, मैं इन्हें छोड़ने नहीं वाला। क्या हो रहा है इस महल में? तभी एक भारी भरकम आवाज़ से सबका ध्यान उस तरफ गया। जब सबने देखा तो वहाँ ठाकुर रंजीत सिंह खड़े थे। उन्हें देखकर रूहान का गुस्सा शांत नहीं हुआ, पर उसने खुद को रोक लिया था। आदित्य खुद से दूर धकेल कर वो चला गया था।
ठाकुर साहब ने सोम को अंदर ले जाने को कहा और बाकी मेहमानों को खाना खिला विदा करने को कह दिया। आदित्य ने पुरोहित जी को उनके कमरे में चलने को कहा। रानी भी अंदर चली गई। साक्षी जी ने रंजीत जी को देखा और सलोनी के पास चली गई। उसे संभाल के उठाया और उसे अपने साथ उसके कमरे में ले गई। रंजीत जी भी सब कुछ देखकर एक बार अंदर महल में चले आए। तभी उनके पीछे एक औरत गाड़ी से उतर के अंदर की तरफ बढ़ी। उसे देखकर लग रहा था जैसे गहनों की चलती फिरती शॉप हो। महंगे जेवर, कपड़े, हाथ में एक गोल सा लटकने वाला पर्स और लंबी सी चोटी जो कि आगे की तरफ थी। उसे वो घुमाते हुए आगे महल की तरफ बढ़ रही थी। दिखने में तो उसके जलवे किसी 20 या 22 साल की लड़की से कम नहीं थे। उसे देखकर वहाँ खड़े सारे मर्द आहें भर रहे थे। वो लड़की सबको एक नज़र देखती हुई अंदर चली गई। पर सुमित्रा जी वहाँ खड़ी आग बबूला हो गई थी, क्योंकि एक बार फिर अच्छा खासा चलता फंक्शन बिगड़ गया था। गोद भराई हो गई थी पर पूरा फंक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ था और उसी बीच में यह सब हो गया, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अंदर चली आई। रूहानी रूपा को अपने कमरे में ले आई थी। उसने रूपा को बैठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहा, शांत हो जाओ रूपा, सब ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। रूपा तो अभी तक डरी हुई थी। रूहानी ने उसके ऊपर से चादर हटाई तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और कई जगहों पर नाखूनों के निशान भी थे। उसने पहले अपनी अलमारी से कपड़े निकाल के उसे देते हुए कहा, ये ले जाओ और बदल के जल्दी बाहर आओ, मैं जख्मों पर कुछ लगा देती हूँ। उसकी बात सुन के भी रूपा घबराई हुई सी बैठी थी। रूहानी ने उसे धीरे से उठाया और वॉशरूम के सामने खड़े करते हुए कहा, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ और जल्दी से आओ। इस बार उसके कहने पर रूपा मान गई। रूहानी वहीं खड़ी हो गई और रूपा अंदर चली गई। उसने जाकर कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे में लपेट कर बाहर आई। रूहानी ने उसे बिस्तर पर बिठा दिया और उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। इस वक्त रूपा को आराम की और शांति की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसे लिटा दिया और खुद उसके पास बैठ गई। शाम का वक्त। सुमित्रा जी गुस्से में रूहानी के कमरे में आई और रूपा को देखते ही उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आज तेरी वजह से मेरी बेटी का फंक्शन बेकार हो गया। अगर क्या ज़रूरत थी ठाकुरों के सामने अकेले जाकर नुमाइश करने की? एक नौकरानी के लिए उस पागल रूहान ने भी तमाशा कर दिया। आखिर नौकरानी ही तो थी, कौन सी किसी घराने की राजकुमारी थी जो इसके लिए इतना तमाशा कर दिया? ये यहाँ नहीं था तो ही ठीक था। बस मासी, क्या बोले जा रही हैं आप एक औरत होकर ऐसा बोल रही हैं? अरे रूहान जी ही थे जिसने आज इस घर की इज्जत को बचाया है। रूपा यहाँ बचपन से काम कर रही है, वो इस महल की सदस्य जैसी है और आप ऐसे बोले जा रही हैं। उनके ऐसे कहने पर आज पहली बार रूहानी ने उनके सामने मुंह खोला था और उसका अंजाम ये था कि सुमित्रा जी का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाएगी, नाजायज़ कहीं की, मेरे सामने मुंह खोलने चली है। और ये कहते हुए उन्होंने उसे एक थप्पड़ जोर से मारा। उस पर थप्पड़ पड़ते ही सलोनी आदित्य के साथ अंदर आई और ये देखकर वो गुस्से में बोली, माँ, ये क्या हरकत है आपकी? हिम्मत कैसी हुई इस पर हाथ उठाने की? मैंने आपसे बोला था अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं आपका सामान उठा के इस महल के बाहर फेंकवा दूंगी। अच्छा होगा कि मेरे ये काम करने से पहले आप खुद ये महल छोड़ दें। रूपा ये सब देखकर वहाँ डरी हुई सी खड़ी थी। आदित्य ने सलोनी को शांत कराते हुए कहा, सलोनी, आप शांत हो जाओ और माँ, आप इस वक्त यहाँ से जाएं। उसके कहने पर सुमित्रा जी वहाँ से चली गई। सलोनी को आदित्य ने बिस्तर पर बिठाया। सलोनी ने रूहानी और रूपा को अपने पास बुलाया। दोनों उसके पास आईं और उसके पास बैठ गई। सलोनी ने दोनों के हाथों को पकड़ते हुए कहा, हम माँ की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दो। उसके ऐसा कहते ही रूहानी ने कहा, अरे नहीं दीदी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मासी तो स्वभाव की ही ऐसी हैं। तभी उसकी बात बीच में काटते हुए रूपा ने कहा, और नहीं तो क्या छोटी भाभी, वो जब तक 2-4 खरी खोटी किसी को सुना ना दें तब तक कहाँ उनका दिन बीतता है। आप माफ़ी मत मांगो। आज इस घर में जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत गलत था। मैं तो सोच के डर जाती हूँ, पर देवर जी ने कोई भी अनर्थ होने से पहले ही बचा लिया। तुम ठीक हो ना रूपा? सलोनी के ऐसे पूछने पर आदित्य ने कहा, अरे ऐसे मत बोलो, नहीं तो ये अभी नाक सिकोड़ते हुए रोने लग जाएगी। वैसे अभी पता नहीं आपको सलोनी, जब रूपा छोटी थी तो रोते वक्त उसकी नाक बहती रहती थी। ये सुनते ही रूपा ने मुंह बनाते हुए कहा, कितना झूठ बोलते हैं आप भैया, मेरी नाक कभी भी नहीं बहती थी। भाभी, भैया झूठ बोल रहे हैं। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। माहौल कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया था। रूपा भी थोड़ा ठीक थी।
पर वो अभी बाहर नहीं जा रही थी। रूहानी ने उसे अपने कमरे में ही रुकने को कहा था। रात का वक्त। रूहानी आंख बंद किए ऊपर बने पुल की मुंडेर पर लेटी हुई थी। पुल के पानी में कमल खिले हुए थे और कुछ दिए पानी में जल रहे थे, जिसकी रोशनी में रूहानी का चेहरा दमक रहा था। उसके कानों में रह रहकर मासी की कही बात गूंज रही थी। वो आंखें बंद किए बस लेटी हुई थी, खुद के मन को शांत करना चाहती थी, पर जैसे उसके जेहन में बहुत सी बातें उमड़ने लगी। तभी रूहान ने अपने छत से देखा कि रूहानी ऊपर छत पर है, तो उसने अपने छत की मुंडेर को क्रॉस कर महल की छत पर आ गया। क्योंकि दोनों की मुंडेर में ज़्यादा गैप नहीं था तो उसे क्रॉस किया जा सकता था। वो आगे बढ़ा तो देखा रूहानी पीली सी साड़ी पहने पुल के मुंडेर पर लेटी थी। उसका एक हाथ पुल के पानी में था। उसके खुले बाल मुंडेर से नीचे छत की फर्श पर छू रहे थे। रूहानी इन सब से बेखबर बस लेटी हुई थी। जब रूहानी ने अपने चेहरे को पुल की तरफ घुमाया तो रूहान की नज़र उसके गाल पर पड़े निशान पर गई, जो आज सुमित्रा जी के थप्पड़ से पड़े थे। ये देखते ही रूहान की आंखें थोड़ी फैल गईं। उसने कुछ तीखे शब्द बोलते हुए उससे कहा, लगता है तुम्हारी मासी ने तुम्हें आज के तमाशे के लिए जिम्मेदार मान के प्रसाद दे ही दिया। रूहान की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर उठी। जो उसका हाथ पानी में था, उससे कुछ बूंदें रूहान के चेहरे पर गिर गईं। उसके हाथों से जब रूहान के चेहरे और पानी गिरा तो उसने आंख बंद कर ली। ये देख रूहानी ने उठते हुए उससे कहा, सॉरी, वो मैं देख नहीं पाई आपको, सॉरी। उसके ये कहने पर रूहान ने उसके साड़ी के पल्लू पकड़ उससे मुंह साफ किया और पल्लू छोड़ते हुए बोला, अगली बार ना हो। ये सुनते हुए उसने सर हाँ में हिला दिया। रूहानी वहाँ बनी मुंडेर पर बैठ गई। रूहान भी वहीं कुछ दूर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बोला, तुम्हारी मासी तुमसे इतना भड़की क्यों रहती है? मैंने जब भी उन्हें तुम्हें देखते हुए पाया तो वो गुस्से में और बुरी तरह से लगी हुई दिखाई दी है। आखिर ऐसा क्यों? अरे तुम उनकी छोटी बहन की बेटी हो और देखा जाए तो वो माँ ही जैसी हैं तुम्हारी, पर उन्हें देख के लगता है जैसे वो तुमसे बहुत गंदी वाली चिढ़ी हुई हैं। जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? उसके सवाल पर रूहानी खामोश होकर अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखने लगी। क्या जवाब देगी रूहानी रूहान के सवालों का? क्या रंजीत जी के आने से कुछ और होने वाला है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।